गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी, कल मेरा लास्ट का जो क्वेश्चन था वो कुछ माइक इशू की वजह से पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं आज पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ कल वाला। तो इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स 53% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास इन साइंस एंड इफ 5%, ये कितना दिया हुआ है 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट एंड 5% ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली इन इंग्लिश। अगर आप लोग ने ट्राई किया होगा तो आंसर मिला लीजिएगा, नहीं किया होगा तो भी समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लोग अगर ट्राई करके आए होंगे वेन डायग्राम से कोशिश किए होंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो सब्जेक्ट का बात कर रहा है तो दो सर्कल पार लेते हैं। ठीक है, मान लो ये सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, इसको मान लेते हैं किसको डिनोट कर रहा है। तो कौन कौन सब्जेक्ट है, साइंस और एक और सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश। तो ये इंग्लिश और ये साइंस। साइंस में कितना दिया हुआ है, टोटल 53%। साइंस में दिया हुआ, फिर से मैं ये रिकॉल करा देता हूँ, 53% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास इन साइंस का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि सिर्फ और सिर्फ साइंस में। अगर ऑनली इन साइंस लिखा रहता तो आप समझिएगा कि सिर्फ साइंस में। अगर ऑनली नहीं लिखा हुआ है तो आप दोनों कंडीशन लेके चलिएगा, या जो लड़का साइंस में पास हुआ है हो सकता है कि वो इंग्लिश में भी पास हो। तो ये जो 53% के अंदर है वो दोनों कंडीशन इंक्लूड है। ठीक है, ये पूरा सर्कल के अंदर 53%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ये बताओ कि अगर उस क्लास में 5% जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो पास कितने हैं उस क्लास में, तो 95% है। कैसे, 5% अगर उस क्लास में टोटल स्टूडेंट फेल्ड हैं बोथ सब्जेक्ट में, तो उस क्लास में पास कितने हैं, 95%। और इस पास में कौन कौन से लोग आएंगे, जो या तो एक सब्जेक्ट में भी पास हैं तो भी आएंगे इसके अंदर, या तो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं तो भी आएंगे इसके अंदर। और तो समझ में आ गया, 5% के ये 5% जो है उस क्लास के अंदर दोनों सब्जेक्ट में मतलब ये फेल हैं, तो पास कितने हैं उस क्लास के अंदर, 95%। या तो एक सब्जेक्ट में पास हैं तो 95% के अंदर तो आ ही रहे हैं, या दोनों सब्जेक्ट में ही पास हैं तो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो ये निकल गया कि टोटल स्टूडेंट उस क्लास के अंदर कितने पास हैं, तो 95%। इस डाटा से 5% अगर दिया हुआ है फेल्ड है दोनों सब्जेक्ट में, तो कितने पास है, 95%। आगे देखते हैं, इफ 5% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 5% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। दोनों सब्जेक्ट वाला रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन ये वाला, साइंस और मैथ वाला। ये कितना दिया हुआ है आपको, 5%। तो एक बात बताओ, ऑनली इन अगर साइंस निकालना है, कल भी बताया था कि ऑनली इन अगर साइंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल जो साइंस का परसेंटेज दिया हुआ है 53%, ये पूरा सर्कल कितना दिया हुआ है 53%, उसमें से अगर ये कॉमन वाला रीजन हटा दे 5%, तो जो बचेगा रीजन कौन सा आएगा, ये वाला। ध्यान से देखिएगा, ये मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ से लेके ये सब पूरा रीजन जो मैंने स्टार्ट किया जहाँ से, बस इतना रीजन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ओनली इन साइंस को। किसको, ओनली इन साइंस में कितने परसेंट बच्चे पास हैं, जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में कितने परसेंट होंगे, 53% में से 5% घटा दो, कितना आएगा 48%। कितना आएगा, ओनली इन साइंस वाला 48%। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, टोटल उस क्लास के अंदर 95% बच्चे पास हैं, उसमें से ये वाला रीजन जो मैंने अभी रेट से स्टार्ट किया कितना, ये किसको डिनोट कर रहा है, ओनली इन साइंस वाला, कितना आया 48%। ये वाला रीजन जो कॉमन है कितना है 5%। तो अगर बचा कौन सा, ये वाला, तो बचा जो रीजन ये वाला जो मैं किया, मैं रेट से कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला रीजन सब ये किसको डिनोट कर रहा है, जो ऑनली इन इंग्लिश वाले को। कितना है ऑनली इन इंग्लिश वाले, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑनली इन इंग्लिश में कितना % बच्चे पास हैं। तो 95% में से अगर मैं ऑनली इन साइंस वाला प्लस ये कॉमन पार्ट को जब सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आएगा, जो भी आएगा वो ऑनली इन इंग्लिश वाला ही तो आएगा। समझ में आ रहा है, तो किसको किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो ऑनली इन साइंस में पास हैं प्लस जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, ये वाला कॉमन रीजन बोथ सब्जेक्ट में जो पास हैं, प्लस जो ऑनली इन इंग्लिश वाला को भी ऐड कर दूं, तो ये तीनों के अलावा कोई भी कंडीशन होगा क्या पास होने वाला, इसके अलावा कोई भी कंडीशन पास वाला होगा क्या, या तो एक सब्जेक्ट में पास हो, या तो साइंस में पास हो, या दोनों सब्जेक्ट में पास हो, या तो इंग्लिश में सिर्फ पास हो। इसके अलावा कोई पास का कंडीशन आएगा क्या, नहीं ना। और ये तीनों का सम कितना दिया हुआ, अभी मैंने निकाल लिया था ऊपर कि टोटल 95% बच्चे पास हैं, मतलब इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है, 95% के बराबर है। तो ऑनली इन साइंस वाला का परसेंटेज पता है क्या, मैं निकाल चुका हूँ कितना, 48%। बोथ सब्जेक्ट का पता है क्या कि कितने दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, बिल्कुल। ये वाला रीजन का कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 5% प्लस 5%। तो बचा क्या, ओनली इन इंग्लिश वाला, तो यही तो निकालना है क्वेश्चन में, ओनली इन इंग्लिश।
निकल गया प्लस, तो इन दोनों का सम कितना आया 48 प्लस 5 कितना हुआ 48 प्लस 5 कितना हुआ 53% प्लस ओनली इन इंग्लिश, मतलब इतना क्या लिखना है यार 53% में से जब 95% को घटा दूँ, 95% में से जब 53% घटा दूंगा तो क्या बचेगा ओनली इन इंग्लिश ही तो बचेगा, क्या ओनली इन इंग्लिश ही तो बचेगा। कैसे 95% में से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना क्या आंसर आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं कितने पास होंगे 95 माइनस 53 कितना 46%, यही आंसर आएगा 46%। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, पहले जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको डायग्राम में बना लो। साइंस में टोटल कितने दिए हुए हैं 53%, इंग्लिश में टोटल कितने दिए हुए हैं नहीं पता, टोटल भी नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ये जो दोनों पार्ट में पास हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितना दिया हुआ 5%, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया था, ये कॉमन वाला पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन में कि 5% अगर बच्चा उस क्लास के अंदर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, इसका मतलब उस क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे पास हैं 95% बच्चे पास हैं। इस 95% के अंदर क्या क्या इंक्लूड आ गया कंडीशन, या तो वो साइंस में सिर्फ पास हो वो भी आ गया, प्लस या तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो वो भी 95% के अंदर आ गया, प्लस या तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हो, तीनों का सम जो है इस 95% के अंदर आ गया। क्या बिल्कुल आ गया। ओनली इन साइंस का हमको पता है क्या कितना परसेंटेज है 48% मैंने निकाल लिया। कैसे टोटल साइंस में से कॉमन वाला रीजन को घटा दिया तो ओनली इन साइंस में कितने परसेंट बच्चे पास हैं वो निकल गया। बोथ वाला पता है क्या दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हैं 5% दिया हुआ है, तो जो इन दोनों को जब ऐड करेंगे ओनली इन साइंस वाला प्लस बोथ सब्जेक्ट में कितने पास हैं वो वाला, और 95% में से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली इन इंग्लिश वाला ही तो निकलेगा कि कितने परसेंट बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं, तो कितना आएगा 46%। आई होप इतना समझा दिया, ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि 3 सब्जेक्ट वाला भी लाऊंगा, और क्वेश्चन अगर टिपिकल से टिपिकल बनाना हो तो 3 सब्जेक्ट और क्वेश्चन में ऐड कर देता है। ठीक है, तो पहले 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद ही ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 सब्जेक्ट वाला। तो 3 सब्जेक्ट वाला पहले 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम। तो अगर 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब वेन डायग्राम में कितने सर्कल आएंगे 3 सर्कल आएंगे। ठीक है, सपोज डैट ये वाला सर्कल है किसको डिनोट कर रहा है मैथ को, ये वाला मान लेते हैं इंग्लिश को, ये वाला मान लेते हैं हिंदी को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों सर्कल के अंदर मतलब तीनों सर्कल के अंदर मान लो कि ये मैथ किसी क्लास के बारे में चर्चा हो रहा है कि कोई भी टेस्ट हुआ उसके अंदर मैथ का हुआ, इंग्लिश का हुआ और हिंदी का हुआ सपोज डैट, तो इस तीनों के अंदर और ये दिया हुआ है कंडीशन में क्वेश्चन में कि कोई भी क्लास है जिसमें मैथ पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले इतने हैं, हिंदी वाले इतने, या मैथ हिंदी दोनों पढ़ने वाले इतने हैं, या मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले इतने हैं, या इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले इतने हैं परसेंट बच्चे हैं, या तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे इतने परसेंट दिया हुआ है। मान लो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब इन तीनों सर्कल के अंदर कौन कौन से लोग आ रहे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता हो। समझ में आ रहा है, उसी को तो अंदर डिनोट इस तीनों सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं जगह मिलेगा ना, जो बच्चे एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, या तो मैथ पढ़ते हो सिर्फ, या तो इंग्लिश पढ़ते हो सिर्फ, या तो हिंदी पढ़ते हो सिर्फ, या दोनों सब्जेक्ट कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, या कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट पढ़ता हो, उसी को नहीं इन तीनों सर्कल के अंदर जगह मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो किनको जगह नहीं दिया गया इस सर्कल के अंदर जो तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हो, मतलब जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हो। समझ में आ रहा है, इन तीनों सर्कल के अंदर किसको जगह नहीं मिला जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हो। कोई सब्जेक्ट एक भी सब्जेक्ट पढ़ता हो उसको तो जगह मिल गया ना भाई इसके अंदर। तो ये पहले वेन डायग्राम में जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि इन तीनों सर्कल के अंदर किसको आप डिनोट करने वाले हो। तो मान लो मैंने कोई भी क्वेश्चन है उसका कंडीशन दिया था आपको कि कोई क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट इतने परसेंट बच्चे मैथ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतने परसेंट बच्चे दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इन सर्कल के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे जो एटलीस्ट कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता हो। ठीक है, क्लियर है। तो मैं फिर से एक डिनोट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो मैंने जहां से स्टार्ट किया मार्क करना, ये वाला किसको डिनोट कर रहा है। पहले ये बताओ ये वाला पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है। ये वाला, ये देखो मैंने जो पेन चलाया ये वाला पोर्शन पूरा, सॉरी ये वाला पेन चलाया जहाँ पे ये वाला पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है,
कॉमन रीजन को किसको किसको, मैथ और इंग्लिश वाले के कॉमन पार्ट ये है, मतलब कि जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ता हो इस रीजन में आएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले जहाँ कौन सा रीजन में क्या आएगा ये क्लियर होना चाहिए। ये वाला रीजन में कौन कौन लोग आएंगे, जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ता हो। समझ में आ रहा है? अब देखो ये वाला रीजन, ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया, मैं पेन से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है, देखना भाई, यहाँ से स्टार्ट है, गलत मत करना। ये पूरा, इसमें भी कौन सा आएंगे, ये वाला कॉमन पार्ट है किसका किसका, हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पार्ट, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ता हो जो इसमें आएंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर उसी तरह से ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें कौन कौन आएंगे, जो मैथ और किसका कॉमन पार्ट है, हिंदी का, जो मैथ और हिंदी दोनों पढ़ते हो। एक छोटा सा सर्कल ये और है, ये वाला सर्कल नहीं, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये तीनों सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ध्यान से देखना, मैथ के अंदर भी ये वाला छोटा पार्ट लाई करेगा, इंग्लिश के अंदर भी ये छोटा पार्ट लाई करेगा, और हिंदी के अंदर भी छोटा पार्ट लाई करेगा। मतलब इस रीजन में कौन बच्चे आएंगे, ये छोटा सा रीजन में जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऑल 3 सब्जेक्ट। तो जब नोटेशन करना हो, जब रिप्रेजेंट करना हो, तो ये क्लियर होना चाहिए कहाँ कौन कौन से लोग आएंगे। समझ में आ गया? ये छोटा वाले पार्ट में कौन आएंगे, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट में कौन आएंगे, ये वाला इतना में, इतना में जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन कौन, मैथ और इंग्लिश। और मैं ये जो रेड वाला किया हूँ, जहाँ से रेड स्टार्ट किया हूँ रंगना एरिया को, ये कौन सा रीजन को डिनोट कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ता हूँ, ओनली इन मैथ, ओनली वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ अब। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा सर्कल, फर्स्ट सर्कल में से ये जो कॉमन है जितना, ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बचेगा एरिया वो किसको डिनोट करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ता हो। समझ में आ रहा है? तो ये वाला रीजन। उसी तरह से ये वाला, ये किसको डिनोट करेगा, ये वाला इतना जहाँ मैं पेंट किया हूँ। जब पूरा सेकंड इंग्लिश वाला सर्कल में से, पूरा सेकंड वाला इंग्लिश सर्कल में से जब ये कॉमन पार्ट सारा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बचेगा जो एरिया वो किसको डिनोट करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हो, ओनली इन इंग्लिश, इसको वहाँ डिनोट करेंगे। उसी तरह से ये वाला एरिया, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये किसको, जब ये पूरा हिंदी वाले सर्कल में से जितना परसेंट मान लो बच्चा दिया हुआ है, उसमें से ये कॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट, ये वाला जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टोटल हिंदी वाले में से, तो ये जो बचे आएगा एरिया का परसेंटेज, वो किसको डिनोट करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ता हो। जैसे कि पहला लेक्चर में मैंने जैसे किया था, अभी थोड़ा देर पहले भी जैसे किया था, ऑनली इन साइंस निकाला था कितने परसेंट है, तो पूरा साइंस में से कॉमन वाला को घटा दिया था। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए 3 सर्कल में भी कि किसको कहाँ कहाँ पे जगह मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ अब। और हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं एक फॉर्मूला भी डिराइव कर देता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये छोटा वाला ये वाला रीजन है, मैं फिर से फिगर पढ़ रहा हूँ क्लियर, बड़ा बड़ा, 1 2 3, ये मान लो A सर्कल है, B सर्कल है, C सर्कल है। ये देखो, ये वाला पार्ट मैं बता रहा था कि तीनों में लाई कर रहा है, ये वाला, समझ में आ रहा है ना, ये वाला तीनों सर्कल में लाई कर रहा है। और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये किसको कॉमन पार्ट है, A और B का कॉमन पार्ट है। जैसे ये वाला, ये किसका कॉमन पार्ट है, B और C का कॉमन पार्ट है। उसी तरह से ये वाला किसका कॉमन पार्ट है, A और C का। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, A B C तीनों का। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A B C तीनों में, तो उसका डिनोट करने का सिंबल होता है ये। इसको क्या पढ़ोगे, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, A यूनियन, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग 12th में पढ़े होंगे, इसको यूनियन पढ़ते हैं। A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या हुआ, तीनों का कंबाइन। तीनों का कंबाइन का मतलब A में भी जितने एलिमेंट हैं प्लस B में भी जितने एलिमेंट है प्लस C में, तीनों का कंबाइन का मतलब तीनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, A और B और C तीनों में। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस, इसको डिनोट का सिंबल है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखने का तरीका है n ब्रैकेट में b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। अगर नीचे ऐसे दिया हो इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब, या ए एंड बी का मतलब, दोनों का मतलब सेम होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो ए और बी में कॉमन पार्ट है उसको लेंगे, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको पकड़ेंगे। ए एंड बी का मतलब भी वही होता है, जो ए और बी में कॉमन पार्ट है उसको लेंगे। लेकिन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है उसको ले लेंगे, कॉमन नहीं देखेंगे, जो भी दोनों में है वो उठा लेंगे। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वही लेंगे सिर्फ।
समझ में आ गया दोनों में अंतर, यूनियन और इंटरसेक्शन में। तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इन किसमें ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे आया मैं ये बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या क्या है फिर से पढ़ देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे आया मैं ध्यान पढ़ ले। क्या मैं निकाल रहा हूं इस फॉर्मूला से कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, मतलब ए बी सी में टोटल एलिमेंट क्या है ये डिनोट कर रहा है, इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मान लो कि मैं एक सपोज डैट मैं आपको दिया 3 सर्कल ए बी सी, मैं पूछ दिया कि टोटल तीनों सर्कल में कितने एलिमेंट आएंगे, तो मतलब इसका डिनोशन ये नोटेशन ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी सी क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो, तीनों सर्कल में जितने एलिमेंट हैं अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी सी में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लोचा है इस पार्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जब ए लिखा तो ये वाला सर्कल आया पूरा, ठीक है, पूरा सर्कल में ये वाला भी पार्ट आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखा, ये वाला पूरा सर्कल लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वाला, तो उसमें भी ये वाला पार्ट आ गया, समझ में आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जब लिख रहा था तो भी उसमें भी ये वाला पार्ट आ गया था, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जब लिख रहा था तो भी उसमें ये वाला पार्ट आ गया था। मतलब ये जो पार्ट है ये तो मैंने 2 बार काउंट कर लिया ना भाई, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख रहा था तो भी ये वाला पार्ट लिख दिया था, मतलब उसमें उसके अंदर आ गया, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिख रहा था मतलब पूरा 20 सर्कल ले रहा था उसमें भी ये वाला पार्ट मैंने उसके अंदर ले आया। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो इनडायरेक्टली 2 बार काउंट हो गया। उसी के लिए मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहा था, क्या माइनस लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, का मतलब वो है कि ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, कौन सा कॉमन पार्ट है, ये वाला। मतलब एक बार मैंने जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना बार, एक ही बार बचेगा ना अब, तो इसको एक ही बार काउंट करना लॉजिक था ना, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने 2 बार काउंट कर लिया था। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख रहा था ये पूरा सर्कल जब ले रहा था उसमें भी ये वाला पार्ट आ गया था ना, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिख रहा था उसमें भी ये वाला पार्ट आ गया था, ऑटोमेटिकली ये वाला मैंने 2 बार काउंट कर लिया था। इसी के लिए मैंने ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया था एक मरते। इसको ये वाला को क्या पढ़ते हैं, जो ए और बी में कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन लिखने का तरीका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से ये वाला भी रीजन मैंने 2 बार काउंट कर लिया हूं, ये वाला रीजन। कैसे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिख रहा था तो उसमें भी ये वाला पार्ट आ गया था, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिख रहा था, सी वाला ले रहा था ये वाला, उसमें भी ये वाला पार्ट आ गया था, ये भी 2 बार काउंट हो गया, तो इसको भी एक बार सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत पड़ गया, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ये वाला भी पार्ट भी मैंने 2 बार काउंट कर लिया। कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख रहा था तो भी उसमें काउंट हो गया ये वाला पार्ट, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिख रहा था तो भी ये वाला पार्ट हो गया था, तो भी उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक बार, तभी तो एक बार बचेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ध्यान रहे ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, ये छोटा पार्ट। कैसे छोड़ दिया, अब देखो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जब लिख रहा था तो उसमें तो ये वाला पार्ट आ गया था, ये छोटा वाला पार्ट, लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा था, माइनस कर रहा था, जब एक बार प्लस किया ये वाला छोटा पार्ट। कैसे प्लस हुआ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जब लिख रहा था तो इसमें उसमें ये वाला पार्ट आ गया था, लेकिन जब माइनस किया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट जब माइनस किया तो ये छोटा पार्ट तो माइनस हो गया, मतलब ऊपर ये छोटा पार्ट लिखा और नीचे उस छोटा पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली छोटा पार्ट को तो मैंने लिखा ही नहीं, 3 बार छोटा पार्ट को लिखा हूं। देखो इसमें आ गया छोटा वाला पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में भी ये छोटा पार्ट आ गया था, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में भी छोटा पार्ट आ गया था, 3 बार आ गया था छोटा पार्ट, लेकिन मैं 3 बार लिखा छोटा पार्ट को और 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैसे, इसमें भी छोटा पार्ट, सब इसमें छोटा पार्ट आया लेकिन माइनस साइन के साथ आया, इसमें भी छोटा पार्ट आया लेकिन माइनस के साथ, मतलब 3 बार ऊपर लिखा छोटा पार्ट को और 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैं इस पार्ट को तो छोड़ ही दिया ना भाई, तो इस पार्ट को अलग से लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने प्लस दे के लिख दिया, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए किसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, तीनों में कॉमन, मतलब ए में भी, बी में भी, सी में कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ये बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर तीनों में कंबाइन पूछे एलिमेंट कितने होंगे तो इसका नोटेशन ये होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट को माइनस करना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्यों किया था माइनस प्लस, मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, बाकी मैं कहां से आया फॉर्मूला, माइनस और प्लस क्यों किया, ये भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन एट लास्ट आपको ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक एग्जाम हुआ है जिसमें 40% जो स्टूडेंट है वो फेल्ड किए हैं किसमें, मैथ में। पहले तो 3 सब्जेक्ट का इस क्वेश्चन में बात हो रहा है। कौन कौन सा सब्जेक्ट, मैथ हो रहा है बात, और कौन कौन सा हो रहा है, ये इंग्लिश हो रहा है, और क्या हो रहा है, हिंदी हो रहा है। तो पहले 3 सर्कल ड्रॉ कर लो। पहले मैं इस क्वेश्चन को जो भी वेन डायग्राम वाला फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद उस फॉर्मूला का लिमिटेशन बताऊंगा कि उस फॉर्मूला का लिमिट कब हो जाता है, तब ये वाला फिगर से जब जैसे करते हैं वही बेनिफिशियल होता है। तो पहले मैं उस फॉर्मूला से बता देता हूँ, फिर मैं ये सर्कल वाला वेन डायग्राम से बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा था, एट लास्ट क्या निकला था वेन डायग्राम का फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, उस टाइम इस सर्कल को किससे डिनोट कर रहे थे, ए से। जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो ध्यान रखिए यहाँ पे ए डिनोट किया था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसलिए आया था फॉर्मूला में क्या आया था, ए बी सी चल रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब सब्जेक्ट का चर्चा कर रहा हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश और कौन, हिंदी, तब यहाँ पे क्या क्या आएगा, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। समझ में आ रहा है। ए बी सी क्यों दिख रहा था, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो इस सर्कल का नोटेशन क्या दिया था, ए, इस सर्कल का बी, इस सर्कल का सी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सब्जेक्ट का चर्चा कर रहा है, इसलिए ए बी सी के जगह पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम क्या निकाल रहे थे, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन तीनों में जो भी तीनों सर्कल, मतलब ए बी सी में तीनों में जो टोटल एलिमेंट कितने हैं वो मैं निकाल रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं बताओ, पहले ये बताओ वेन डायग्राम, ये जब मैं पारता वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए 3 सर्कल पे, तो इस सर्कल के अंदर क्या क्या आता, ये सर्कल मान लो कि किसको डिनोट करता है, मैथ को, ये सर्कल मान लो इंग्लिश को डिनोट करता है, ये सर्कल मान लो हिंदी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया था कि वेन डायग्राम पढ़ने से पहले आप लोग ये क्लियर रहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर जहां भी देखो 50% ऑफ द स्टूडेंट फेल लिखा हुआ है, किसमें, इंग्लिश में। मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो डाटा दिया हुआ है परसेंटेज, वो किस चीज का दिया हुआ है, फेल्ड का दिया हुआ है। देखो, फेल्ड इन मैथ, फेल्ड इन इंग्लिश, फेल्ड इन हिंदी, मतलब हर जगह। और निकालना क्या है, पास। इसका मतलब इस सर्कल के अंदर क्या जाएगा, डाटा जो भी लिखूंगा, जैसे मैथ में लिखा मैंने 40% क्या दिया हुआ है, फेल्ड। इसका मतलब इन तीनों सर्कल के अंदर वो स्टूडेंट जाएंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल किए हों, या तो एक सब्जेक्ट में फेल किए हों, या दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हों, या तीनों सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं। तो वेन डायग्राम पढ़ने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये क्लियर होना चाहिए कि इस सर्कल के अंदर क्या आप लिखने वाले हो। तो जितना भी डाटा दिया हुआ है ये फेल्ड का दिया हुआ है। देखो 40% फेल्ड इन मैथ, 50% फेल्ड इन इंग्लिश। इसका मतलब इस सर्कल के अंदर वैसे लोग जाएंगे जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किए हो, या तो तीनों सब्जेक्ट, या तो 2 सब्जेक्ट, या तो एक सब्जेक्ट। और कौन नहीं जाएंगे, जो तीनों सब्जेक्ट में पास किए हो। मतलब इस सर्कल के अंदर कौन नहीं जाएंगे, जो तीनों सब्जेक्ट में पास किए हो, वही तो निकालना है। मतलब इस सर्कल के अंदर कौन जाएंगे, जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किए हो, या तो सारा सब्जेक्ट में फेल किए हो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा ही देखो फेल्ड का दिया हुआ है। तो हम लोग जो नोटेशन दे रहे हैं मैथ, इंग्लिश, हिंदी, वो किस चीज का दे रहे हैं, फेल्ड का ही तो दे रहे हैं। समझ में आ गया। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस डायग्राम से करूंगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि ए बी सी क्यों आ रहा था, क्योंकि मैं जब फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो उसको, उस सर्कल को मैं ए डिनोट किया था, एक सर्कल को बी, एक सर्कल को सी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब्जेक्ट का नोटेशन होगा क्या, मैथ यूनियन इंग्लिश यूनियन हिंदी इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ प्लस, मतलब फॉर्मूला लिख लेना भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसमें, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश में, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी में,
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन हिंदी में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट किस में, तीनों में इंटरसेक्शन, किस में, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश ये नीचे वाला इंटरसेक्शन का साइन होता है, इंटरसेक्शन हिंदी। ये चीज़ अब क्या निकल के आएगा भाई, जो मैं फॉर्मूला लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ यूनियन इंग्लिश यूनियन हिंदी, बताओ मैथ इंग्लिश और हिंदी के अंदर क्या क्या चीज, क्या कौन कौन लोग जा रहे हैं जो फेल्ड किए हैं, समझ में आ रहा है, या तो एक सब्जेक्ट में फेल किए हो, या तीनों सब्जेक्ट में फेल किए हो, या 2 सब्जेक्ट में फेल किए हो, वही तो इस सर्कल के अंदर जा रहे हैं लोग। मतलब ये जो निकल के आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ यूनियन इंग्लिश यूनियन हिंदी, वो क्या निकल के आएगा, जो जितने कितने % बच्चे फेल किए हैं उस क्लास में, या तो एक सब्जेक्ट में फेल किए हो, या तो दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हो, या तीनों सब्जेक्ट में फेल किए हो। तो ये चीज किसको डिनोट कर रहा है, उस परसेंटेज, ये जो मैं कैलकुलेट करूंगा ये सारा को, ये क्या चीज निकल के आएगा कि उस क्लास के अंदर कितने % बच्चे फेल किए हैं। क्यों, क्योंकि जो भी डाटा दिया हुआ है सर्कल के अंदर कौन लोग जा रहे थे, जो एटलीस्ट मतलब या तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किए हों, वही तो जा रहे थे, पास वाला तो नहीं जा रहा था ना। तो अब इस फॉर्मूला में देखो पुट कर दो वैल्यू जो जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ में कितना दिया हुआ है, कितने % बच्चे फेल हैं, तो देखो 40%, तो 40 लिख दो, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश में कितने दिए हुए हैं, कितने % बच्चे फेल हैं, तो 30%, सॉरी 50%, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी मतलब कितने % हिंदी में फेल हैं, तो 25%, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश का मतलब मैथ और इंग्लिश का कॉमन, मैथ और इंग्लिश दोनों में कौन, मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने % बच्चे ये फेल हैं, तो देख लो 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में कितने, ये 30 दिया हुआ है, सॉरी ये 30 है, 25 नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब हिंदी में कितने %, देख लो हिंदी में 30% दिया हुआ था, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैथ और इंग्लिश दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, एंड, इंटरसेक्शन का मतलब या तो एंड बोलो, या अभी मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेम ही होता है, या ए एंड बी का मतलब भी सेम ही होता है, मतलब दोनों में कॉमन पार्ट। मतलब ए मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश को क्या पढ़ सकते हैं, मैथ एंड इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैथ और एंड इंग्लिश में कितना दिया हुआ है, 25%, तो -25 कर दो। और फिर इंग्लिश और हिंदी में कितने % दिया हुआ है, तो -15%, प्लस सॉरी माइनस फिर कितना दिया हुआ है, ये मैथ इंटरसेक्शन हिंदी मतलब मैथ एंड हिंदी में कितना % फेल दिया हुआ है, तो 22%, तो -22, प्लस तीनों में कॉमन मतलब मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी मतलब तीनों में जो फेल किए हों। समझ में आ रहा है, इस सर्कल के अंदर क्या जा रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, मतलब कॉमन पार्ट, और इंटरसेक्शन का मतलब या तो एंड पर हो, मतलब मैथ एंड इंग्लिश एंड हिंदी में तीनों में कितने % बच्चे फेल किए हैं, तो देखो दिया हुआ है 13%, तो प्लस कितना दिया हुआ है 13। अब ये सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो क्या आएगा, कितने % बच्चे उस क्लास के अंदर फेल हैं, तो जितने % बच्चे फेल हैं उसको 100% में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड % ऑफ अ स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट, कितने % बच्चे उस क्लास के अंदर पास हैं। तो कैसे, ये जब सॉल्व करेंगे 40 + 50 + 30 -25 -15 -22 + 13, ये जो भी आएगा वो क्या है, निकल के आएगा कितने % बच्चे उस क्लास के अंदर फेल हैं। तो जब 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्व करके इसको, तो क्या निकल के आएगा कि तीनों सब्जेक्ट में कितने % बच्चे पास हैं। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने बनाया, एक बार आज यही फॉर्मूला यूज किया हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, कल मैं डायग्राम वाला बता दूंगा, ठीक है, कि डायग्राम से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग घर पे ट्राई करिएगा डायग्राम से भी, लेकिन फॉर्मूला से मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, तो ध्यान रखिएगा, मैंने उस टाइम A यूनियन B यूनियन C क्यों लिख रहा था, क्योंकि जो भी सर्कल का नोटेशन था वो मैं A B C लिया था, याद है ना, इसलिए A आया, B आया, C आया। तो आप इसी फॉर्मेट में याद रखिएगा, बाकी चेंज करते रहिएगा A B C। अगर सब्जेक्ट का चर्चा हो रहा है तो A के जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, B के जगह आ जाएगा, C के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A। बहुत ईजी है लिखना यार, पहले एक बार लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट C, फिर इंटरसेक्शन लेना है किसको, किसका, A और B का, फिर इंटरसेक्शन किसका लेना है, B और C का, फिर इंटरसेक्शन किसका लेना है, C और A का। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पार्ट, C और A का कॉमन पार्ट माइनस करना है। फिर प्लस में क्या आ रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का इंटरसेक्शन एक बार ले लो प्लस करके, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला के आधार पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये बताओ, मैंने हमेशा कहा हूं कि जब भी सर्कल बना रहे हो आप वेन डायग्राम में, तो आप ये पहले क्लियर हो कि सर्कल के अंदर क्या चीज जा रहा है।
तो जब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था तो हमेशा देखा कि जो डाटा दिया हुआ है 40% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, फिर इतना फेल्ड इन हिंदी, इतना मतलब सब चीज़ जो डाटा दिया हुआ था फेल्ड का दिया हुआ था, कितने % बच्चे फेल्ड हैं। इसका मतलब इन तीनों सर्कल के अंदर ये मैथ था, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, मान लो 3 सब्जेक्ट का चर्चा हो रहा है ना पीछे वाला क्वेश्चन में। तो इस सर्कल के अंदर कौन कौन स्टूडेंट जाएंगे? क्या पास वाले जाएंगे क्या इस सर्कल के अंदर? नहीं, पास वाले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाटा में जितना % दिया हुआ है, मान लो ये देखो मैथ में कितने फेल्ड हैं 40%। जब मैं मैथ में लिख रहा हूँ कि 40% फेल्ड हैं, इसका मतलब ये, और इंग्लिश में कितने फेल्ड हैं हिंदी में, इसका मतलब इस तीनों सर्कल के अंदर वो ही लो स्टूडेंट जाएंगे जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किए हों, या तो एक सब्जेक्ट में फेल किए हों, या दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हों, या तीनों सब्जेक्ट में फेल किए हों। तीनों सब्जेक्ट में पास करने वाले इस सर्कल के अंदर नहीं जाएंगे। और ये सर्कल का टोटल एलिमेंट ही तो हमारा ये फॉर्मूला निकाल के देता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट पे, तीनों सब्जेक्ट पे, तो क्या निकल के आएगा कि टोटल नंबर, टोटल % कितने उस क्लास के अंदर फेल्ड हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जब मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों सर्कल के अंदर क्या चीज जाएगा, ये पहले कंफर्म रहा करो। तो कौन लोग जाएंगे इन तीनों सर्कल के अंदर? जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल किए हों, या 2 सब्जेक्ट में फेल किए हों, या 3 सब्जेक्ट में फेल किए हों। तीनों सब्जेक्ट में पास वाले तो इस सर्कल के अंदर नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जो भी डाटा दिया हुआ है वो फेल्ड का ही तो दिया हुआ है ना। तो जो सर्कल डिनोट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि मैथ में इतने % फेल हैं, इंग्लिश में इतने % फेल हैं। तो जो भी जाएगा वो फेल्ड वाला ही तो जाएगा स्टूडेंट इस सर्कल के अंदर, वेन डायग्राम के अंदर। तो जो भी जो कैलकुलेट करके आएगा, मतलब टोटल जो ये स्टूडेंट जो परसेंटेज में कैलकुलेट करके आएगा इस फॉर्मूला से, वो क्या चीज़ आएगा कि कितने % बच्चे उस क्लास के अंदर फेल हैं। अगर फेल वाला परसेंटेज पता चल गया तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने % बच्चे पास हैं, उसको कैसे निकालेंगे? 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करने का तरीका बताया कैसे। अब इसको लिखोगे इस फॉर्मूला को, ABC के जगह पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या कौन कौन सब्जेक्ट है? मैथ, यूनियन, हिंदी, सॉरी इंग्लिश ले लो ऑर्डर वाइज, मैथ, यूनियन इंग्लिश, यूनियन हिंदी। क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ का मतलब क्या? कितने % बच्चे मैथ में फेल हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, फिर क्या पकड़ेंगे? इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन, फिर क्या पकड़ेंगे? हिंदी और मैथ का इंटरसेक्शन, फिर क्या पकड़ेंगे? तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। और सारा का डाटा हमको पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ का मतलब कितने % बच्चे मैथ में फेल हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश का मतलब कितने % बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी का मतलब कितने % बच्चे हिंदी में फेल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड और इंटरसेक्शन का मतलब क्या? कॉमन पार्ट। मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में, मैथ एंड इंग्लिश में कितने % बच्चे फेल हैं वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो माइनस के साथ लिख देंगे परसेंटेज। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी में कितने % बच्चे फेल हैं ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन हिंदी, मतलब मैथ एंड हिंदी में कितने % बच्चे फेल हैं ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। और ये सॉरी ये माइनस नहीं था, ये प्लस है फॉर्मूला में। प्लस क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, मैथ इंग्लिश और हिंदी, मतलब तीनों का कॉमन पार्ट। इस मीन्स तीनों में कितने % बच्चे फेल हैं वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तीनों सबका वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इस पोर्शन का वैल्यू। और ये पोर्शन क्या देगा हमको कि कितने % बच्चे मैथ इंग्लिश हिंदी, मतलब या तो एक सब्जेक्ट में फेल हो या तीनों सब्जेक्ट में या कोई भी 2 सब्जेक्ट में, कितने % उस क्लास के अंदर फेल हैं परसेंटेज वो निकल आएगा जब मैं सारा का वैल्यू रख दूंगा जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब 100 में से जब ये जो कैलकुलेट करके आएगा ये वैल्यू, उसको जब मैं माइनस करूंगा 100% में से, तो क्या निकल के आएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फाइंड परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट, कितने % बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, तो आई होप आज मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से बताया कैसे सॉल्व कर लोगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से भी डाटा जो दिया हो इसको पुट करके आंसर आ जाता है। या कल मैं इस डायग्राम से ही बता दूंगा कि इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं अपना पूरा एफर्ट देता हूँ और अपना 100% देता हूँ। और आप लोग से बस एक विनती, आप इस वीडियो को जो भी आपके
जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं आप उनको शेयर करिए। और मेरा ये अभी प्रोसेस है पढ़ाने का, तो मैं अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट करता हूँ समझाने का। तो अभी धीरे धीरे और भी मैं मैच्योर हो जाऊँगा कि कैसे डिलीवर किया जाता है बातों को, बट मैं अपनी तरफ से इस तरह से डिलीवर करता हूँ जो सामने वाले को समझ में पूरी तरह से आए। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके करवाइए। बस मैं आप लोग से इतना छोटी सी एक क्या कहते हैं उसको उपहार, मतलब आप लोग उपहार दे सकते हो बस ये छोटा सा काम करके, और कुछ नहीं। बस आप लोग का दुआ रहे तो बहुत आगे जाएगा ये चैनल, बट कोशिश जारी रहेगा। और मैं हमेशा अपने आप को खुद को इम्प्रूव करूँगा कि आपको ज़्यादा अच्छा से समझा सकूँ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।